हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपका डान के कंप्लीट एनालिसिस में, जहां पर हम डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो हमारा डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर एनालिसिस ले रहे हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि सर यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर जितने भी नेशनल लेवल के ऊपर है, रीजनल लेवल के ऊपर है, ग्लोबल लेवल के ऊपर जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही होती है, चाहे आपका कोई भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, कोई भी कह ले कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर यहाँ पर चेंज आ रहा हो, तो यहाँ पर हम लाजमी डिस्कशन करते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस की भी सीरीज जो एक प्लेलिस्ट दे दी गई है डेली बेसिस के ऊपर, आपको वहां पर भी लेक्चर मिल जाएंगे और आप अपनी सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन जो है वो इक्वली यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हैं, पाकिस्तान कवर कर सकते हैं, इंटरनेशनल कवर कर सकते हैं। उसके साथ साथ अभी भी बहुत सारे जो है वो कोर्सेज आने वाले हैं, ठीक है, आपके लिए। तो आप जो है लाजमी जो है ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो इजी हो सके। ठीक है, लेकिन आज जो हमारे टॉपिक्स हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिनको हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी बात मैं करना चाहूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। बेसिकली बताना यह चाहूंगा कि जो न्यू एस्पायरेंट आ रहे हैं उनको इश्यू आ रहा है कि सर हमें आर्टिकल्स या इस जो आप एनालिसिस दे रहे हैं इसकी समझ नहीं आ रही। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम फ्रेशर हैं, अभी फर्स्ट टाइम आए हैं। देखे हो पता क्या रहा है, हमने कभी भी हमारा एजुकेशन बैकग्राउंड उठाकर देखे, हमारी जो एनालिटिकल यहाँ पर अप्रोच बिल्डअप होनी चाहिए वो हमारी हो ही नहीं पाती। हालांकि हम यहाँ पर मास्टर्स करके बैठे होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनालिटिकल अप्रोच को यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आपको मटेरियल बहुत सारा मिल जाएगा, भरा पड़ा है यहाँ पर। आप कोई किसी जगह पे भी चले जाए, आप चैट जीपीटी भरा पड़ा है, ठीक है, लेकिन जो हमें एग्जाम ओरिएंटेड चीजें चाहिए वो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो न्यू जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहाँ पर जो हम आर्टिकल या ओपिनियंस डिस्कस कर रहे होते हैं ना, मेन टॉपिक जब मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा होता हूँ, वो जो टॉपिक है ना, वो आप अपने जो है डान न्यूज़पेपर के ऊपर जाकर देखें कि उनकी हेडिंग है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये टॉपिक है। अब टॉपिक कितने, आप वो टॉपिक के रिलेटेड अपने अलग कर ले। आपका गवर्नेंस का टॉपिक है, इकोनॉमी का टॉपिक है, क्लाइमेट का टॉपिक है, डेमोक्रेसी का टॉपिक है यहाँ पर। तो अगर देखा जाए ह्यूमन डेवलपमेंट का आ जाता है हमारा टॉपिक्स। वैसे अगर सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जितने भी कह लें कि हमारे टॉपिक्स है, वो आप अपने पास नोट करके रखें। उनके हम डेली बेसिस के ऊपर, चाहे हमारा जेंडर वाले भी, जेंडर बेस्ड भी आते हैं टॉपिक, तो बहुत सारे हम मल्टीफेरियस कह लें कि हम यहाँ पर चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो न्यू एस्पिरेंट जितने भी हैं वो लाजमी टॉपिक को जाकर देखा करें कि डान न्यूज़पेपर के ऊपर ये आर्टिकल आया हुआ, या ये ओपिनियन है, या एडिटोरियल है, देन आपको चीज क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद आपको यहाँ पर टॉपिक्स को, पहले टॉपिक्स जितने उनको सेग्रीगेट करके लिखे कि ये इकोनॉमी के रिलेटेड है, ये गवर्नेंस के रिलेटेड है, ये हमारा पॉलिटिक्स का है, ये मींस एजुकेशन के रिलेटेड है, जेंडर बेस्ड है, व्हाटएवर जो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सेग्रीगेट करके रखें लिस्ट को, ताकि आपको चीजें जो है इजीली समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर आज हमारे पास, देखे इतने दिन से जो है हम एक ही टॉपिक हमारे पास था डिस्कस करने के लिए, और भी काफी एनालिसिस रहा है, लेकिन वेनेजुला को छोड़कर अभी जो है यहाँ पर ईरान, जो मिडिल ईस्ट के अंदर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इनको लेकर यहाँ पर डिस्कशंस काफी है। अब हो क्या रहा है कि हमें यहाँ पर कह लें कि न्यूज़पेपर के अंदर क्या मिल रहा है यहाँ पर, कि मोस्टली अगर देखा जाए ना एनालिसिस हमें ईरान के अबाउट मिल रहा है, चाहे ओपिनियंस है, चाहे एडिटोरियल्स है, चाहे हमारे आर्टिकल्स हैं। लेकिन हम उनमें से वही एक पिक करते हैं जो हम कह लें कि यहाँ पर उसको एनालाइज कर सके, क्योंकि वो जितने भी आर्टिकल्स या एडिटोरियल्स उनको हम यहाँ पर जो है वो एक ही जगह पर एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको चीजों की समझ में आ जाए। ठीक है, अब बार बार मैं यहाँ पर आर्टिकल या एडिटोरियल्स जो जितने भी लिखे हुए ईरान के अबाउट वो यहाँ पर लेकर बैठ जाऊंगा तो एनालिसिस तो सेम रहेगा यहाँ पर वो, लेकिन एनालिसिस सेम का मतलब है कि जो तीनों टॉपिक का एनालिसिस है वो तो एक ही रहेगा ना। अब नई कोई डेवलपमेंट्स होगी देन कोई नया एनालिसिस आएगा। ठीक है, ये चीज मैं क्लियर कर दूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं ईरान का, भी यू नो वेरी वेल, यहाँ पर जो है ना हम ईरान और कह लें कि मिडिल ईस्ट का जो मसला है, इजराइल का मसला है, या यूएसए और कह लें कि यहाँ पर ईरान, इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ टच देंगे, देन आपको चीजों की ग्राउंड रियलिटी क्या है वो समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर जो रजीम चेंज का जो एक कह लें प्लान बनाया जा रहा है, जैसे वेनेजुला के अंदर हुआ, तो इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रहेगा नॉट द एनएफसी फॉल्ट,
जैसे हम IMF को ब्लेम करते थे ना, तो अब हो क्या रहा है कि NFC अवार्ड, 11th NFC अवार्ड की बात की जा रही है। हालांकि आज 15 साल गुजर चुके हैं। 2009 के अंदर NFC अवार्ड 7th दिया गया था और अभी वो ही चल रहा है। दोबारा उसके अंदर कोई रद्दोबदल नहीं की गई। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो वो हमारा 5 इयर्स के बाद एंड होता है, उसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बेस के ऊपर होना ना सारा, ये अपना कह ले कि ये NFC अवार्ड डिवाइड हो रहा है ना 4 प्रोविंसेस के अंदर। तो अब ये NFC अवार्ड को लेकर जो है यहाँ पर डिस्कशंस है, जो हमारा 57% जो है सिर्फ 57.5% प्रोविंसेस को मिलता है, 42.5% जो हमारा सेंटर रखती है। ठीक है, अब इसके अंदर टैक्सेशन जो इश्यूज आते हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो एक ब्रॉड एंगल से देखने वाले हैं कि NFC अवार्ड यहाँ पर जो अभी कह ले कि 18th अमेंडमेंट में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी और NFC अवार्ड को यहाँ पर दिया गया था, जिसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि NFC अवार्ड दे दिया जाता है, प्रोविंसेस को हिस्सा दे दिया जाता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। ना तो प्रोविंसेस सेंटर से पूछ सकते हैं फेडरल से कि आपने कहां पे लगाया, और ना वो सेंटर पूछ सकता है प्रोविंशियल से आपने कहां पर लगाया। ये चेक एंड बैलेंस, इसको डिस्कस करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद हमारे पास रहेगा डेवलपमेंट, यहां पर जो डिवाइड है इस चीज को यहां पर डिस्कस करेंगे। आज भी हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब साउथ पंजाब देख ले, वेस्ट पंजाब देख ले, एजुकेशन का यहाँ पर गैप देखे कितना है। बलूचिस्तान के अंदर देखे, यहाँ पर KPK के अंदर देखे, इसी तरह थरपारकर सिंध के अंदर देखे, को किस तरह हमें यहाँ पर डेवलपमेंट डिवाइड मींस डिस्पैरिटी एंड डेवलपमेंट नजर आता है ना। जहां पे कोई अच्छी शख्सियात रह रही है, लीडरशिप रह रही है, वहां का माहौल अच्छा है, लेकिन जहां पे नहीं रह रहा वहां पे जो बैकवर्डनेस है, मार्जिनलाइज्ड है सारे, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद एक बार फिर जो है यहाँ पर जो अभी रीजनल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, चाइना और यहाँ पर इंडिया के दरमियान में शिक्सगाम वैली को लेकर यहाँ पर डिस्प्यूट थोड़ा हमें देखने को मिल रहा है, जो लास्ट टाइम 2020 से स्टार्ट हुआ था और 2024 के अंदर इंडिया और चाइना के दरमियान में यहाँ पर जो है वो अग्रीमेंट होता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर पता क्या रही है, जिस तरह अफगानिस्तान ड्यूरल लाइन को चैलेंज कर रहा है या अग्रीमेंट को चैलेंज कर रहा है, इसी तरह इंडिया क्या कर रहा है, हाइड्रोपॉलिटिक्स के अलावा पाकिस्तान का जो 1963 के अंदर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में यहां पर अग्रीमेंट होता है, उसको भी चैलेंज करता है और उसको भी इलीगल कहता है। अब यह बात है, माउंग यहां पर फर्क खारजा जो वजीर खारजा जो चाइना के, वो कहते हैं कि ये जो साइन किया गया ये हक है और ये राइट है। ठीक है, इस चीज को डिस्कस करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास रहेगा। उसके बाद हमारे पास रहेगा अफगानिस्तान तालिबान अपॉइंट फर्स्ट एनवे टू न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली और काबुल की री अप्रोचमेंट, रिकैलिब्रेशन एंड री एंगेजमेंट एंड थ्रेट टू सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। इस चीज को यहां पर देखेंगे, पाकिस्तान के लिए नेगेटिव इंप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, इसको यहां पर एनालाइज करने वाले हैं। तो 5 टॉपिक्स आज हमारे जो रहेंगे वो रीजनल लेवल के ऊपर है, और यहां पर अगर देखा जाए तो जो हमारे इंटरनल नेशनल लेवल के ऊपर भी है, जो डेवलपमेंट की बात की गई है, यहां पर 2 टॉपिक ये है हमारे। ठीक है, तो ये हमारे ओवरऑल देखा जाए करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर वोकैब की। वोकैब की लिस्ट हम डेली बेसिस के ऊपर यहां पर कह ले के पूरे डान का छानना मारने के बाद, सीधी सी बात है भाई, मेहनत लगती है, ऐसे नहीं हो जाता। आप डेली क्यों नहीं कर लेते, आप एक आर्टिकल्स या पूरे ओपिनियन के ऊपर पूरा डे लगा देते अपना, आपको समझ में नहीं आता कि इसमें लिखा क्या गया है, समरी तक आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, है ना। तो अगर देखा जाए तो यहां पर पूरा छानना मारने के बाद ना, पूरा छानबीन करने के बाद डान के अंदर जो न्यू वर्ड्स है, हमारे लिए न्यू होते हैं लेकिन वो पहले यूज हुए होते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड्स हम यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं, ताकि आप अपनी वोकैब के अंदर, राइटिंग स्किल के अंदर वेरिएशन लेकर आ सके। दोस्तों, जो आपको रेपिटेशन का मसला आ रहा है ना, जितने भी एस्पिरेंट्स है, तो वोकैब की भी वेरिएशन लेकर आए, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को यहाँ पर जो है वो वेरिएशन लेकर आने का जो ढंग है ना, टेक्निक है, वो आती है ना। बात को घुमा फिरा के जो मोल्ड करके स्टेटमेंट को लिखो, थोड़ा मोल्ड करके लिखो, मोल्ड करके, भाई मोल्ड करके कैसे लिखोगे यहाँ पर, जब तक आपकी वोकैब अच्छी नहीं है, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, आपके आइडियाज क्लियर नहीं है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, तो अब देन कैसे मोल्ड करके स्टेटमेंट लिखो।
यहां पर यही पढ़ाया जा रहा है कि मोल्ड करके लिखो, मोल्ड करके। भाई कैसे लिखे मोल्ड करके? उसका देखे तो सही वो कहां पे लैग कर रहा है। मोल्ड करके स्टेटमेंट लिखने के लिए सबसे पहले आपका वोकैब लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। देन आप स्टेटमेंट को मोल्ड करके चाहे उसको जलेबी भी बना देंगे ना तो भी आपका जो है ना फर्क नहीं पड़ेगा, वो अच्छा इंप्रेशन जाएगा। सीधी सी बात है भाई, है ना। चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, स्टार्ट करते हैं। यहां पर गनबोट डिप्लोमेसी, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये एक जियोपॉलिटिक्स टिंडर बॉक्स यहां पर खुला हुआ में नजर आता है। वाइडर इंप्लीकेशंस की बात करेंगे, यहां पर जो ईरान के अंदर अभी जो है यहां पर डेवलपमेंट हो रही है उनको लेकर यहां पर हम डिस्कशंस करने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जियोपॉलिटिक्स टिंडर बॉक्स की अगर बात की जाए, वाइडर इंप्लीकेशंस की बात करेंगे, यहां पर ईरान के अंदर अभी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल रही है। अब यह मसला अभी से नहीं है, यह मसला हमें जो है वो प्रीवियस ईयर से एंड ऑफ कह लेकर 2025 से यहां पर हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो बेस किसकी थी बेसिकली, यहां पर इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से यहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट किए गए, है ना। लेकिन अब थोड़ा सा ना ट्विस्ट लेकर आता है कहानी में। यहां पर होता क्या है कि यूएसए इंटरवेंशन यहां पर थ्रेट, यूएसए क्यों चाहता है कि आयतुल्लाह खुमानी को यहां से जो सुप्रीम लीडर है उनको यहां पर टॉपल किया जाए, क्यों चाहता है? होता क्या, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा। 1950 से पहले क्या होता है, यहां पर मुसद्दक साहब को प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया जाता है डेमोक्रेटिकली। लेकिन यूएसए क्या करता है, यूएसए चाहता है कि यहां पर शाह को जो है यहां पर क्या किया जाए, इंस्टॉल किया जाए, जो एक प्रो वेस्टर्न हमें यहां पर नजर आते हैं, जो टोटली अगर देखा जाए वो यूएसए के फेवर में नजर आता है। ये चीज यहां पर जो है वो बताएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि 1952 के बाद क्या होता है, शाह को यहां पर इंस्टॉल कर दिया जाता है ईरान के अंदर। तो तब तक अगर देखा जाए ना थ्रू आउट हिस्ट्री 1979 तक 1979 तक जो है यूएसए और ईरान के रिलेशन हमें कोर्डियल देखने को मिलते हैं। हालांकि यूएसए ने 5 मेगावाट रिएक्टर भी चाइना इसको ईरान को दिया था 1960s के बाद, है ना। अब हुआ क्या है कि 1971 के अंदर मोहम्मद रिजा जो पहलवी है, जो यहां पर हमें शाह नजर आते हैं, वो क्या आता है कि यहां पर उनको टॉपल कर दिया जाता है। यहां पर ईरानियन रेवोल्यूशन आता है, जो इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता था कि यह काम हो यहां पर, है ना। अब हुआ क्या कि यूं जब से यहां पर आयतुल्लाह खुमानी साहब सुप्रीम लीडर आए, तब से लेकर यूएसए और ईरान के दरमियान में हमें टसल देखने को मिल रही है। यहां पर सैंक्शंस आज तक देख ले कि ईरान को अगर देखा जाए सैंक्शंस का सामना है। अब उनकी करेंसी की अगर बात की जाए तो $1 इज इक्वल टू 10 लाख प्लस ईरानी रियाल बनते हैं। 10 लाख प्लस की बात कर रहा हूं मैं, 10 लाख प्लस ईरानी रियाल बनते हैं $1 के बराबर। तो करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डीवैल्यूएशन, ये चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं ईरान के अंदर। अब एक ना रजीम चेंज का सिलसिला यहां पर हमें देखने को मिलता है। जस्ट लाइक अगर बात करें ना यहां पर, जिस तरह यूएसए ने ऑलरेडी अगर देखा जाए 40 प्लस कंट्रीज स्टेट्स में 150 साल में 40 प्लस जो है यहां पर इंटरवेंशन कर चुका है रजीम चेंज। अभी वेनेजुला का केस आपके सामने हमें नजर आया यहां पर, तो किस तरह यहां पर जो है वो टॉपल किया गया गवर्नमेंट को और अपने अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट काम करने वाली है उसको यहां पर इंस्टॉल किया गया, है ना। ये चीज नजर आ रही है। अब यही सिनेरियो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है ईरान के अंदर। ईरान के अंदर बेसिकली वो बात कर रहा है कि यहां पर रजीम चेंज होनी चाहिए, जो शाह का बेटा है रिजा पहलवी उसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए यहां पर, क्योंकि वो प्रो वेस्टर्न है ना। तो सारी गेम अब वो जो है रिजा पहलवी वो भी बाहर से बैठ के प्रोटेस्ट को मजीद एस्केलेट करने की बात करते हैं। और ट्रंप साहब की यहां पर स्टेटमेंट, अल जजीरा ये कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि हेल्प इज ऑन इट्स वे, इस तरह करके कोई स्टेटमेंट दे रहा है वो, है ना। और यहां पर यह भी कहा गया कि ईरान जो गवर्नमेंट है उसको जो है वो प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई ना करे, बल्कि उसने ओपनली कहा कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस है उनको यहां पर कैप्चर कर लिया जाए, ये भी चीज है। लेकिन यहां पर ईरान ये कह रहा है कि हमें यहां पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, हम डायलॉग के लिए यहां पर रेडी हैं। जो हमारे ऊपर सैंक्शंस पहले भी लगे हुए थे, तो अभी न्यूक्लियर्स को लेकर जो है वो प्रोग्राम्स को लेकर हम डायलॉग्स के लिए रेडी हैं। लेकिन ओपन स्टेटमेंट भी दी जा रही है और डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड हमें यहां पर नजर आ रहा है, जो हमने रिसेंटली भी डिस्कस किया था।
डिप्लोमेटिक चेस बोर्ड, जहां पे जो है ना डिप्लोमेट जितने भी है वो बैठे अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। और लेकिन दोस्तों कुछ भी हो भी सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ सकता है। 900 किलोमीटर यहाँ पर प्लस अगर देखा जाए तो बाउंड्री है यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान की, है ना। अब रिजीम चेंज अगर उधर होती है तो अगर देखा जाए ग्रेटर इजराइल आएगा तो यहाँ पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को यहाँ पर थ्रेट है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उनको यहाँ पर जो है वो थ्रेट है ना, इनसिक्योर है। तो यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया है कि यहाँ पर रीजनल पीस होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अरब कंट्रीज भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं ताकि ये जो मामला ठंडा पड़ जाए इधर, है ना। लेकिन अभी तक दोस्तों जो है ये चीजें डेवलप हो रही है, ये सारी डेवलपमेंट हमने जो इसके अंदर डिस्कस करनी थी ये आ गई सारी, ठीक है। हालांकि ये 12 वॉर भी रही है इनके दरमियान में, थोड़ा ये भी बता दूं ताकि न्यू एस्पिरेंट्स आ रहे हैं जो उनको फ्रेशर को पता होना चाहिए। अभी रिसेंटली 2025 के अंदर यूएसए और ईरान के दरमियान में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होती है यहाँ पर, जो इजराइल और ईरान के दरमियान में बेसिकली वॉर होती है। और यहाँ पर यूएसए की तरफ से जो टारगेट किया जाता है 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर यहाँ पर टारगेट किया जाता है कि न्यूक्लियर ईरान क्या कर रहा है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स या फैसिलिटीज को यहाँ पर इनहेंस कर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर जो है एयर स्ट्राइक की गई, ठीक है, ये चीज है। अब बात करेंगे, हमारे पास है नॉट द एनएफसी फॉल्ट्स, है ना, इस चीज को डिस्कस करें। भाई कैसे, देखिए हो क्या रहा है, पाकिस्तान फिजिकल फेडरलिज्म डिबंकिंग रेवेन्यू शेयरिंग मिथ। अब यहां पर चीजें क्लियर करते हैं। अब एनएफसी अवार्ड जो यहां पर दिया गया 2009 के अंदर बेसिकली जो आपका कह लेके यहां पर चल रहा है अभी तक, और ये 7th हमें यहां पर जो है वो नजर आ रहा है एनएफसी अवार्ड, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनली अगर देखा जाए तो इसकी जो मुद्दत है वो 5 ईयर तक, लेकिन अभी भी आज 15 साल गुजरने के बाद वही 7th जो है हमें यहाँ पर एनएफसी अवार्ड देखने को मिल रहा है, जो बेसिकली यहाँ पर डिवाइड किया गया था पॉपुलेशन की बेस के ऊपर। उसके बाद अगर देखा जाए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड एरिया के जितने लोग ज्यादा होंगे उनकी वजह उनकी बेस के ऊपर क्या किया गया, यहाँ पर डिवाइड किया गया एनएफसी। अब इसमें 100% में से देखा जाए 55.5%, कितना 57.5% जो है वो यहां पर हमें किसके पास देखने को मिलता है, प्रोविंसेस के पास, और 42.5% हमें देखने को मिलता है सेंटर अपने पास रखता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा मसला पता क्या आ रहा है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। ना तो सेंटर पूछ सकती है प्रोविंसेस से कि ये 57.5% आपने क्या लगाया, कहां लगाए, और ना ही प्रोविंसेस पूछ सकते हैं सेंटर से कि आपने 42.5% कहां पे लगाए। चेक एंड बैलेंस नहीं है, ये चीज ऐड कर ले आप अपने नोट्स में या मेमोरी में फिट कर ले। अब ये 57.5% जो है फर्दर आगे 4 प्रोविंसेस के अंदर डिवाइड होता है, जिसमें अगर बोला जाए तो 51% जो है यहाँ पर हमें पंजाब को जो है वो मिलता है, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। और बैकवर्ड भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर वेस्ट पंजाब है या साउथ पंजाब में बैकवर्डनेस भी देखने को मिलती है हमें यहाँ पर। ह्यूमन डेवलपमेंट का आगे हम ओपिनियन को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर चीजें मजीद क्लियर कर देंगे, लेकिन इसका हम बात करें। अब हो क्या रहा है 57% ये बात है, ये टोटली मैं इसका ओवरव्यू दे रहा हूं ऑलरेडी, ठीक है। देखिए एनएफसी अवार्ड अगर देखा जाए उसको रीस्ट्रक्चर करना जरूरी था। उसकी वजह यह है कि पॉपुलेशन जिस तरह यहां पर बढ़ती जा रही है, डिजिटल सेंसस 2023 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पॉपुलेशन हमें यहाँ पर 241 मिलियन जो है देखने को मिलती है, लेकिन अभी करंट की बात की जाए तो 250 मिलियन जो है हमें यहाँ पर क्रॉस होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर डिवीजन जो है एनएफसी अवार्ड को रीस्ट्रक्चर करना ये जरूरी है। लेकिन दोस्तों ये डिबेट रुक पता क्यों गई है, लास्ट टाइम अभी बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट को लेकर, बात करते हैं अभी 18th अमेंडमेंट ने जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पर इंपावर किया, जिसकी वजह से नहीं पूछ सकते। 26th अमेंडमेंट है, 27th है, अब 28 की बात की जा रही है अमेंडमेंट की, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो एनएफसी अवार्ड जो हम बात कर रहे हैं ना, रुका था वो लोकल गवर्नमेंट। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था कि लोकल गवर्नमेंट को जब देने की बारी आई ना कि लोकल गवर्नमेंट को होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को इंपावर करना चाहिए, तो इंपावर विदाउट यहाँ पर कह लें कि फाइनेंशियल बैकअप and without inclusion of local community and decision making, आपका लोकल गवर्नमेंट फेल है। और पूरी हिस्ट्री उठाकर देख ले ऐसा ही है। अयूब खान ने क्या किया,
है ना, वोट बैंक बनाने के लिए कि अपना 1959 के अंदर बेसिक डेमोक्रेसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिया जी, और यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट का 5 टायर यहाँ पर जो है वो इंट्रोड्यूस करा। उसके बाद यहाँ पर जियाउल हक साहब आ गए, कदर फिर आ गए यहाँ पर मुशर्रफ साहब, डेवोल्यूशन प्लान यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन लोकल गवर्नमेंट का मकसद ये होता है कि लोकल कम्युनिटी से लोग इलेक्ट होकर ऊपर आए, आके अपनी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लें, जो उनको यहाँ पर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं वो यहाँ पर चैलेंजेस को कर्टेल किया जाना चाहिए, दैट्स इट, है ना। अब एनएफसी अवार्ड जब बात की गई कि लोकल गवर्नमेंट को देना चाहिए फाइनेंशियल बैकअप, तो प्रोविंसेस यहाँ पे आप जो है ना एक बार जो है ना हिल गए, भाई अब हमारे पास क्या बचेगा अगर हम सारा जो है लोकल गवर्नमेंट को दे देंगे यहाँ पर, तो हमारे पास बजट कम मिलेगा, हमें जो है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर हमें देखने को मिला सेल्फ इंटरेस्ट, एक चीज ये भी नजर आती है। तो लोकल गवर्नमेंट को देने की जब बात आई तो फिर सारे पीछे हट गए, नहीं तो सारे आगे थे प्रोविंशियल असेंबली के अंदर लोकल गवर्नमेंट को यहां पर पावर किया जाना चाहिए। लेकिन जब फाइनेंशियल बैकअप की बात आई तो फिर सारे पीछे हट गए कि अब तो यहां पर होगा नहीं। तो ये चीज अभी लास्ट टाइम यहां पर डिस्कशन या डिबेट चलती रही है। तो इसको जो है एनएफसी अवार्ड को अगर देखा जाए दोबारा रिस्ट्रक्चर करना चाहिए और प्रोविंसेस को भी देना चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट जो है उसको इंपावर करना चाहिए, फाइनेंशियल बैकअप देना चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर लेकर आना चाहिए। लेकिन उससे पहले ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन, एंगेजमेंट, ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमें 4 प्रोविंसेस के अंदर देखने को नहीं मिलती। इनको 1 पेज के ऊपर आना चाहिए, और जिस तरह दुनिया के अंदर रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल के ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमें यहां पर नेशनल यूनिटी की जरूरत है इस वक्त, तो नेशनल यूनिटी होनी चाहिए हमारी यहां पर, ठीक है, ये चीज है जी। अब बात करेंगे, हमारे पास है डेवलपमेंट डिवाइड। पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाए तो आज का ये कोई न्यूज सोचा नहीं है। जब से पाकिस्तान यहां पर आजाद हुआ है, मल्टी फैक्टेड चैलेंजेस में ट्रैप हुआ पड़ा है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सारे यहां पर एरियाज कवर है, हमारे यहां पर चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे है ना। देखें डेवलपमेंट डिवाइड में हो क्या रहा है कि जो प्रोविंसेस हैं, जो बैकवर्ड एरिया है, हालांकि उनको एनएफसी अवार्ड मिल रहा है, उनको शेयर मिल रहा है सेंटर की तरफ से, लेकिन जो बैकवर्ड है या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो हमें अभी भी अपलिफ्ट होती हुई नजर नहीं आती। बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उनसे भी यहाँ पर महरूम है। लोकल गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एरियाज हमें क्यों यहाँ पर वेव उठी हुई है कि न्यू प्रोविंसेस बनाए। सिर्फ यही रीजन है कि मार्जिनलाइज्ड एरियाज के जो लोग हैं, एक तो एजुकेशन, उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रही, उनके बाद हेल्थ फैसिलिटीज हमें देखने को नहीं मिल रही, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो वो बड़ा फ्रेजाइल है, हमें यहाँ पर देखने को मिलता है ना। तो ये चैलेंजेस, ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 बनाए गए, उनको हम कैसे मीट कर पाएंगे अगर हम यहाँ पर एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट अगर लेकर नहीं आते, हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पर इंश्योर नहीं करवाते, उसके बाद अगर देखा जाए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं लेकर आते, यहाँ पर जो है वो लोकल या मार्जिनलाइज्ड एरिया के अंदर नहीं बनाते, तो क्या डेवलपमेंट हमें नजर आएगी यहाँ पर। अभी अगर बात की जाए तो 20 वीकेस्ट हमें यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रिक्ट नजर आते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनमें से सबसे ज्यादा अगर देखा जाए 17 प्लस जो है हमें बलूचिस्तान के नजर आते हैं, क्योंकि वहां पर तो चलो हमें यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज, मिलिटेंट्स ग्रुप्स का यहाँ पर देखने को मिला है, इस वजह से वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो। तो ये इस तरह का, ये तो खैर एक अलग डिबेट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं काफी टाइम, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो बैकवर्ड एरिया, आप साउथ पंजाब यहाँ पर सरायकिस्तान की बात कर रहे हैं या वेस्ट पंजाब है, यहाँ पर थरपारकर को देख ले सिंध के अंदर, है ना। तो टोटली अगर देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट कहाँ है, लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं। अगर थरपारकर में आप चल जाए, लोग झूंपड़ियों में रह रहे हैं, है ना, वो कैसे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, है ना। कच्चे मकान इधर हमें देखने को बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। जो फिर होता है क्या है कि जब नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, हमें क्लाइमेट का इश्यू है, यहाँ पर इन्वायरमेंटल जो हमें डिग्रेडेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो नेचुरल डिजास्टर जब आता है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये झूंपड़ियां और ये बेचारे, ये सारी तो टूट फूट जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स यहाँ पर डेवलप करना और मॉडर्न
टेक्नोलॉजी को सामने रख के करना ये इंपॉर्टेंट है यार, ये फ्यूचरिस्टिक है ना। खाली अभी सीमेंट से पक्का मकान बनाना जरूर जो है ना वो बहुत नहीं है, हमें यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर फ्यूचर में हम आगे जाना चाहते हैं, अपनी सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट लेकर आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमें यहाँ पर टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। हम वही आज भी वही ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजीज के ऊपर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। नो डाउट आज पेरेंट्स आपके पास बड़ी चीजें और भी होंगी, वो मैं ऐड यहाँ पर शायद ना कर पाऊं, लेकिन यह है कि जहां तक जो हमारी ओपिनियंस है वो जितनी कवर हो रही है उतना मैं करता हूं जो हमारे लिमिटेड टाइम में यहाँ पर हो जाए, ठीक है। तो ये टोटली पूरा जो है ना ये इसका जो है ना यहाँ पर ओवरव्यू रहेगा हमारे पास। अब बात करते हैं, हमारे पास रहेगा चाइना रिजेक्ट्स इंडियाज क्लेम ओवर शक्सगाम वैली एंड कश्मीर। इस चीज को यहाँ पर डिस्कस करने वाले, काफी इंपॉर्टेंट और डिबेटेड टॉपिक बना हुआ है। जिस तरह रीजनल लेवल के ऊपर या साउथ एशिया के अंदर हमें रीजनल इंस्टेबिलिटी या रीजनल इंटीग्रेशन यहाँ पर जो है वो फ्रेजाइल होती हुई नजर आ रही है ना। तो देखा जाए तो एक तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर होती है, उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। इधर काबुल की तरफ से देखा जाए ड्यूरल लाइन को चैलेंज है हमें, ये उसके बाद हाइड्रोपॉलिटिक्स काबुल रिवर के ऊपर नजर आ रही है, क्रॉस बाउंड्री यहाँ पर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, मिलिटेंट्स ग्रुप्स है, टेररिज्म का यहाँ पर खतरा है। तो ये अगर देखा जाए तो ये भी एक सॉवरेनिटी, तो पाकिस्तान यहाँ पर अगर देखा जाए दोनों साइड से बेसिकली यहाँ पर क्या हो चुका है, ट्रैप, और पाकिस्तान को यहाँ पर जो है चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है। अब हो क्या रहा है, अब एक न्यू ट्रेंड चल पड़ा है यहाँ पर दोस्तों रीजनल लेवल के ऊपर, भाई और तो कुछ ना हो भाई एग्रीमेंट को यहाँ पर जितने भी एग्रीमेंट किया ना उसको चैलेंज करना शुरू कर दो। स्टेट सोचने के ऊपर मजबूर हो जाए कि भाई मेरे एग्रीमेंट को यहां पर चैलेंज कर रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अब इंडिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान में यहां पर साइन किया गया यहां पर ड्यूरल लाइन को, अब ड्यूरल लाइन को उठकर जो है यहां पर अफगानिस्तान ने चैलेंज कर दिया कि हम इसको नहीं मानते, हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते। अब ये चीज सामने आ गई। अब उल्टा क्या हो रहा है, एक और चीज हो रही है कि इंडिया क्या कर रहा है कि जो 1963 के अंदर जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान में बाउंड्री हमें यहां पर देखने को मिला डिस्प्यूट, वो जो यहां पर बाउंड्री जो हमें एग्रीमेंट देखने को मिला 1963 की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर हमारा है भी सही, ये 1963 के अंदर जिसको इंडिया क्या कर रहा है यहां पर रिजेक्ट कर रहा है और बोल रहा है ये इलीगल है। वो तो बोल रहा है जो लद्दाख है या कश्मीर है या ये शक्साम जो वैली है ये तो हमारी है, और यहाँ पर चाइना क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा है और यहाँ पर जो मिलिट्री को डिप्लॉय कर रहा है, अपने वेपन्स यहाँ पर डिप्लॉय कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज है। तो अभी यहाँ पर हालांकि अभी देखा जाए 2020 के अंदर दोनों के दरमियान में बाउंड्रीज डिस्प्यूट हो चुका है, बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और ये फिर सॉल्व किया गया 2024 के अंदर एग्रीमेंट हुआ गया और इस मामला को यहाँ पर ठंडा किया गया भी ये तो ज्यादा यहाँ पर रीजनल लेवल के ऊपर क्या रहा है, इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। फिर क्या हुआ, इसको कम किया गया यहाँ पर 2024 के अंदर। लेकिन अब मसला पता है क्या आ रहा है, यहाँ पर 1963 वाला जो पाकिस्तान और चाइना का यहाँ पर बाउंड्री एग्रीमेंट देख रहा है वो भी यहाँ पर इसको चैलेंज किया जा रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए चाइना जो मांग हमें फॉरेन वजीर खारजा नजर आते हैं चाइना के, मांग उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा है कि हमारे जो डेवलपमेंट्स हुए वो 1960 से स्टार्ट है पाकिस्तान के साथ बाउंड्रीज को लेकर, तो हम तो बड़े क्लियर है और हमारा एक हक है दोनों तरफ से। तो ये चीजें जो है अभी डिबेट बनी हुई है यहाँ पर। अगर शिक्सगाम जो वैली को लेकर जो है टोटली अगर देखा जाए अभी कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अब क्लेम कर रहा है, इंडिया क्लेम कर रहा है ये शिक्सगाम वैली मेरी है, और चाइना क्लेम कर रहा है ये शिक्सगाम वैली जो है वो क्या है, मेरी है। अब ये टोटली इनके दरमियान में, दोनों के दरमियान है। अभी यहाँ पर अगर रिसेंटली देखा जाए ना तो चाइना और इंडिया के दरमियान में डेवलपमेंट्स भी नजर आ रही है। अब इंडिया में लिटरेचर भरा पड़ा है कि चाइना और इंडिया की रिकैलिब्रेशन हो रही है, रीअप्रोचमेंट हो रही है, तजारत को बहाल किया जा रहा है। कि इंडिया को तजारत से अगर देखा जाए 15 बिलियन प्लस यहाँ पर डॉलर जो है लॉस हुआ जब से यहाँ पर इनकी तजारत या इंपोर्ट बंद किया यहाँ पर, क्योंकि चिप है, सेमीकंडक्टर कहाँ से आएंगे भाई, इंडिया यहाँ पर चाइना से आएंगे, ताइवान से आएंगे, है ना। तो यहाँ पर काफी इश्यूज फेस करना पड़े, फिर भी इन्होंने
नरेंद्र मोदी जो है वो क्या करते हैं 2025 के अंदर चाइना के अंदर विजिट करते हैं और शी जिनपिंग के साथ जो है रिकैलिब्रेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं और उसके रिजल्ट्स फिर वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के आपके सामने है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, अब बात करने वाले हैं यहां पर जो पाकिस्तान को जो यहां पर सिक्योरिटी चैलेंजेस या पाकिस्तान को दोनों तरफ से जो यहां पर घेरा जा रहा है ना। अब हो क्या रहा है कि न्यू दिल्ली और काबुल जो है रीअप्रोचमेंट हो रही है। अब यहां पर हो क्या रहा है कि अफगानिस्तान को भी कहीं ना कहीं से तो भी सहारा चाहिए ना। अब ईरान के साथ भी उसकी नहीं बन रही, पाकिस्तान के साथ भी नहीं बन रही। उसके बाद अगर देखा जाए ताजिकिस्तान के ऊपर ऑलरेडी जो टेररिस्ट अटैक कर रहा है, अभी रिसेंटली देखा हमने एनालिसिस किया यहाँ पर, तो हो क्या रहा है कि अफगानिस्तान को भी यहाँ पर अफगान तालिबान गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं से सहारा चाहिए। तो वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर रिकैलिब्रेशन कर रहे हैं इंडिया के साथ और पाकिस्तान की टोटली सिक्योरिटी यहाँ पर चैलेंजेस है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला जो 48 आवर्स तक यहाँ पर कंटिन्यू रहा, लेकिन उसको बाद में यहाँ पर कतर ने और टर्की ने यहाँ पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया और उस मामला को यहाँ पर ठंडा करवाया, सीजफायर करवाई। लेकिन टेररिज्म अभी भी यहाँ पर एस्केलेट हो रही है, बलूचिस्तान और केपीके के अंदर देखने को मिल रही है। और पाकिस्तान की तरफ से ये डिमांड्स की जा रही हैं कि बेसिकली जो जितने भी मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर कंट्रोल करें। और इसको लेकर मीटिंग जो हुई थी ईरान के अंदर जो है अफगानिस्तान ने जो है वो अटेंड नहीं की थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब रीअप्रोचमेंट जो हमें नजर आ रही है यहाँ पर इनवे जो यहाँ पर जो कह ले के अपॉइंट कर दिए गए हैं न्यू दिल्ली, और वो नूर अहमद नूर साहब है यहाँ पर अपॉइंटेड चार्ज अफेयर्स इन न्यू दिल्ली। अब कर क्या रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं कि जो जितने भी कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक हैं, अब एक तो ये है कि वाटर्स, पहले तो सबसे पहले देखो कि उनको पता है कि पाकिस्तान को वैसे तो हिला नहीं सकते, तो आप क्या करें वाटर जो एज ए टूल यूज किया जाए। अब काबुल की तरफ से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट है, इंडिया भी वही यूनिलैटरल एक्शन लेते हुए हाइड्रोपॉलिटिक्स स्टार्ट हमें नजर आती है ना। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज नजर आती है। दोबारा उसके बाद अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू हमारे जो एसपीआर है चौधरी साहब, उन्होंने बड़े क्लैरिटी के साथ कहा था कि जो इंडिया बेसिकली यहाँ पर इनको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अभी वो चीज क्या यहाँ पर सामने हो रही है कि तालिबान डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की बात की जाए, नूर अहमद नूर अपॉइंटेड एज ए चार्ज अफेयर्स इन न्यू दिल्ली, मार्किंग द तालिबान्स फर्स्ट सीनियर ऑफिशियल्स इन इंडिया सिंस 2021, है ना। 2021 से क्या हुआ है कि अब फर्स्ट हमें यहाँ पर ऑफिशियल नजर आता है नूर अहमद नूर साहब। ठीक है, तो अब किस तरह जो है इंडिया कैलकुलेटेड एंगेजमेंट, इंडिया डिस्पाइट नॉन रिकॉग्निशन, हालांकि इंडिया ने अफगान तालिबान को यहां पर रिकॉग्नाइज नहीं किया, यह चीज भी है यहां पर। उसके बाद है यहां पर seeks to deep bilateral ties and exemplified by upgrade of its technical mission and restored embassy in Kabul, और इंडिया यहां पर एम्बेसी दोबारा जो है वो रिस्टोर करेगा। तो इस तरह दोनों कंट्रीज के दरमियान में यहां पर रिकैलिब्रेशन नजर आ रही है जो पाकिस्तान को सोचने के ऊपर मजबूर कर रही है। पाकिस्तान को यहां पर कुछ ना कुछ जो पर्टिनेंट स्टेप्स हैं, एडिक्वेट यहां पर जो स्टेप्स हैं या मेजर्स हैं वो लेने की यहां पर जरूरत है, और यह काफी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। ठीक है, तो चलते हैं जी हमारे जो है अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी वोकैब है। वोकैब आप डेली बेसिस के ऊपर मैं पहले भी कह रहा हूं कि अपनी वेरिएशन लेकर आए, राइटिंग के अंदर भी लेकर आए और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए प्रिपेयर करें। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड रहेगा सेजुलस। अब सेजुलस हम बात करते हैं डिलीजेंट की बात करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्रियस की बात करते हैं कि मेहनती को बोला जाता है। अब सेजुलस डिलीजेंट की वजह से बजाय अगर आप यहाँ पर सेजुलस यूज करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि थोड़ा हमें एक न्यू वर्ड भी यहाँ पर देखने को मिल गया है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस की बजाय अगर आप सेजुलस यूज करें तो क्या मतलब, शोइंग डिलीजेंस केयर, निहायती मेहनती को बोला जाता है। ठीक है, ब्रेसिंग, ब्रेसिंग का मतलब होता है इनविगोरेटिंग। अब इनविगोरेटिंग का मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं यहाँ पर स्ट्रेंथनिंग करना। ठीक है, अब स्ट्रेंथन की जगह पे अगर आप इनविगोरेटिंग अगर यूज करते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। स्ट्रेंथन की जगह पे वेरिएशन लेकर आए ना, इनविगोरेट, है ना। अब इनविगोरेट क्या होता है, हमारे पास वर्ब है, लेकिन इनविगोरेटिंग हमारे पास क्या रहेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल रहेगा। ठीक है, तो वर्ब है हमारे पास। उसके बाद है इनविगोरेटिंग एंड रिफ्रेशिंग। उसके बाद हमारे पास मेलिंगर्ड,
मेलेंगर्ड ऑलरेडी यू नो वेरी वेल कि हमारा एफपीएससी के वन पेपर में और पीपीएससी के वन पेपर में यहाँ पर जो है आ चुका है, और यह हमने बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था। लेकिन आज जो है यहाँ पर कुछ न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए मेलेंगर्ड, मेलेंगर्ड का मतलब होता है प्रिटेंडेड टू बी इल टू अवॉइड ड्यूटी, काम चोरी से बचने के लिए अपने आप को क्या करना, बीमार कहना, ठीक है, बीमारी का बहाना लगाना। उसके बाद है अरसेट्स, अरसेट्स का मतलब होता है यहाँ पर आर्टिफिशियल, अरसेट्स का मतलब क्या होता है, अरसेट्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल को आप थोड़ा पुराना हो गया, इसको छोड़ दे, अरसेट्स वैसे बोल दे, अरसेट्स आर्टिफिशियल है, अरसेट्स थिंग्स है ये, है ना, ये अरसेट्स चीजें हैं, आर्टिफिशियल चीजें, ठीक है। तो ये है हमारे पास नकली या फेक या आर्टिफिशियल। प्लंज, प्लंज यू नो वेरी वेल, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ, टू फॉल एंड मूव सडनली, ठीक है, अचानक गिर जाना, डाइव्ड ऑफ। अडैमेंट भी हमारा काफी रिपीटेड है, रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस माइंड, ठीक है। उसके बाद इनफ्लैट, इनफ्लेक्टेड हमारा ये भी काफी हमारा पुराना, या इनलार्ज या एग्जैजरेटेड। उसके बाद फूला फाला या स्वॉलन को बोला बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, इनफ्लैट। विंसम भी हमारा रिपीटेड है, हम ऑलरेडी काफी टाइम इसको डिस्कस कर चुके हैं। चार्मिंग एंड प्लीजिंग, दिलकश, चार्मिंग, एंगेजिंग। उसके बाद है स्टाइमी, स्टाइमी का मतलब होता है यहाँ पर टू ब्लॉक और हिंडर, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्ट। अब हिंडर, हैम्पर, ऑब्स्ट्रक्ट, इसको यहाँ पर अगर छोड़ के अगर आप यहाँ पर स्टेमी भी यूज करते हैं तो काफी बेटर रहेगा। फनेटिक, फनेटिक का हमारा का बात, फैनेटिक हमारा का वर्ड है एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक एंड डिवोटेड, जनूनी या जेल्ट या एक्सट्रीमिस्ट को बोला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है कैप्रिशियस, कैप्रिशियस हम पहले भी काफी टाइम यूज भी करते हैं, हमारा काफी अनप्रेडिक्टेबल या इंपल्सिव बोल सकते हैं, चंचल। और फिक्कल को बोल सकते, अब फिक्कल भी हमारा ऑलरेडी रिपीटेड है, अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है। शिकनरी, अब शिकनरी हमारे पास इंपॉर्टेंट रहेगा। शिकनरी का मतलब होता है ट्रिकरी, जसीट, धोखा देने वाले को बोला जाता है ना, ट्रिकरी। शिकनरी का मतलब क्या था, धोखा देने वाले को बोला जाता है, यहाँ पर डिसेप्शन या ट्रिकरी। ये हमारे पास लास्ट जो वर्ड रहेगा ना, ये आपका सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बेस्पोक, अब बेस्पोक का मतलब होता है कस्टम्स मेड, है ना, होता क्या, खास तौर पर तैयार किया गया, या कस्टम मेड या टेलर्ड को बोला जाता है बेस्पोक। तो ये हमारे पास वोकैब थी फ्रेंड्स, इसको लाजमी जो है वो यूज किया करें। थैंक यू सो मच।